थर्मोकेमिस्ट्री आज से मुझे स्टार्ट करनी, यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब है अब आपने इंथैल्पी लगानी है एक रिएक्शन के लिए, बात करनी है एक रिएक्शन के लिए। रिएक्शन में क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या होगी? प्रोडक्ट। इनिशियल स्टेट क्या होगी? रिएक्टेंट। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या था? एंडोथर्मिक। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या था? एक्सोथर्मिक। राइट। और अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी जीरो है, यस ऐसा भी हो सकता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में जो मेरे पास रिजल्ट आया नेट वो जीरो आया, वो भी हो सकती है। क्या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे को अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस में ध्यान रखने हैं? यस। वो अच्छे फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पहला फैक्टर क्या दिया बच्चों? फिजिकल स्टेट। ये मैंने हल्का सा लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर कंबशन में वाटर वेपर्स बन रहे हैं तो इंथैल्पी चेंज कुछ और है, और आपको किसी क्वेश्चन में कहा है कंबशन में वाटर लिक्विड बन रहा है तो कुछ और है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम जो स्टैंडर्ड मानते हैं उसमें कंबशन में क्या होता है? वाटर के वेपर्स नहीं बनते, वाटर क्या बनता है बच्चों? लिक्विड। और अगर कहीं मैं ये सोचती हूं कि एक मोल इथेनॉल को कंबस्ट करने में 440 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हुई और उसमें वाटर बना है क्या? वेपर। और ऐसा ही एक क्वेश्चन पास्ट ईयर में मिला है, अगर इसी इथेनॉल को कंबस्ट करने में मैंने ये इंश्योर किया जो वाटर वेपर है, सॉरी वाटर जो लिक्विड है वो किस में निकले? वेपर में, उसकी इंथैल्पी विल बी मोर देन 440 और लेस देन 440 रिलीज्ड। लेस देन शायद 20 किलो जूल या 10 किलो जूल लग जाएगा उसमें जो लिक्विड वाटर बना उसको स्टीम में बनाने में या वेपर में बनाने में। सो पॉइंट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगी। अगर मैं वाटर का एक मोल बना रही हूं, फॉर्मेशन कर रही हूं, उसमें इंथैल्पी कितनी रिलीज हो रही है? 285। लेकिन वही मैं उन्हीं चीजों से वाटर का एक मोल बना रही हूं, बट अब के वाटर नहीं बना रही, गैशियस वाटर बना रही हूं, या कह लो स्टीम। स्टीम में कई बार होता है उसमें खुद में बहुत एनर्जी होती है, खुद की बड़ी हीट होती है, तो हम थोड़ा डरते हैं स्टीम बोलने में। वाटर इन गैशियस स्टेट, तो वाटर वेपर्स अगर बना रही हूं उसकी 285 से हमेशा कम होगी। जेई का पास्ट ईयर क्वेश्चन है, कितना खर्चा हुआ वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने में? हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, सब्ट्रैक्ट करके आपको निकालना है। प्लस 44 किलो जूल कंज्यूम हुई। प्लस का मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब कंज्यूम हुई। इतना क्लियर हो गया सबको कॉन्सेप्ट? इसी तरह से यानी फिजिकल स्टेट विल बी डिसाइडर, आप डेल्टा एच क्या देने वाले हो। दूसरा, नेचर ऑफ रिएक्शन। ये एक जबरदस्ती का पॉइंट बना दिया मैंने, ये अभी आगे आज और कल की क्लास में बहुत वैसे ही आ जाएगा। अगर ये रिएक्शन है ऐसा जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के कौन सी गैस बन रही है? अमोनिया। इट्स इंडस्ट्रियल वे ऑफ प्रिपेयरिंग अमोनिया। अमोनिया बहुत जगह इस्तेमाल होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, जहां भी कूलिंग चाहिए होती है वहां अमोनिया होता है, कोल्ड स्टोरेजेस में खासकर। डेल्टा एच कितना? -91.8 किलो जूल पर मोल। अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, नेचर ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जितनी थी जस्ट उसको रिवर्स कर दिया बैकवर्ड, तो कितनी हो जाएगी? सेम, बट साइन विल बी ऑपोजिट। एनर्जी इज कंजर्व्ड, जितनी लिबरेट हो रही थी उतनी ही कंज्यूम हो जाएगी। तो नेचर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है कि तुम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हो कि बैकवर्ड की बात कर रहे हो। क्लियर? तीसरा फैक्टर जो आप लोग पहले से नोट कर चुके हैं जो आए हुए थे, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। अब एलोट्रॉपिक फॉर्म थोड़ा बहुत मैंने डायमंड ग्रेफाइट को लेके लास्ट क्लास में हल्की फुल्की बात कर ली थी, बट उसका थर्मोडायनेमिक सपोर्ट आ जाएगा उस कॉन्सेप्ट का। अगर आपने कार्बन, डायमंड फॉर्म ऑफ कार्बन को कंबस्ट किया तो उससे एनर्जी कितनी निकल रही है? -395। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे पास्ट ईयर नीट में काफी क्वेश्चन पकड़े गए हैं। और वही कार्बन ग्रेफाइट को अगर आपने कंबस्ट किया तो कितनी निकली? इंथैल्पी -393। मुझे बताएं कहां ज्यादा रिलीज हुई है? डायमंड में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, मतलब डायमंड के अंदर बनते वक्त ज्यादा एनर्जी पैदा हुई होगी, मींस स्टोर्ड होगी। एनर्जी जितनी ज्यादा स्टोर्ड है उतनी ही रिलीज होगी। तो इसके अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड थी तो ज्यादा निकली, इसके अंदर एनर्जी कम स्टोर्ड थी तो कम निकली। जिसमें एनर्जी कम होती है नेचर में वो क्या होता है? मोर स्टेबल। अगर मेरे को एक्सप्लोजिव ढूंढने को दिया जाए, ये भी क्वेश्चन आए हुए, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे थियोरेटिकल ट्रिकी काफी आते हैं।
4 ABCD सब्सटेंस दे दिए, चारों की एनर्जी दे दी, इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतनी है, आएगी अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि बनने में कितनी एनर्जी लगी होगी, उनके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर, वो उतना बेटर एक्सप्लोसिव होगा, क्योंकि कंबस्ट करने में वही एनर्जी उसने ब्लास्ट करनी है। सो गुड एक्सप्लोसिव मीन्स बहुत ज्यादा उस सब्सटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो, बस उसको फ्रिक्शन से या किसी तरह से इनिशिएट करना होता है ब्लास्ट करने से पहले। सो यहां पर मेरे को इतना पता चल गया डायमंड के अंदर थोड़ी ज्यादा एनर्जी है। लोग क्या सोचते हैं, डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, राइट। सोडियम सॉलिड होता है, राइट। आप लैब में देखेंगे मैग्नीशियम, रिबन, सोडियम, ये सब सॉलिड होते हैं, बट ये स्टेबल नहीं होते, हवा में ला नहीं सकते, तो इनको आग लगती है। सो सॉलिड है कोई चीज, हार्ड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो वो रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, ये मिथ अब हटा लेना अपनी लाइफ से। सो यहां पर क्या चीज आई, डायमंड इज लेस स्टेबल देन ग्रेफाइट। कुदरत हमेशा इस चेंज को फेवर करता है, बट काइनेटिक्स चैप्टर ने आके बताया रेट बहुत स्लो है, इसीलिए डायमंड से ग्रेफाइट बनता आज तक किसी ने देखा नहीं। मिलियंस ऑफ ईयर्स इट यूज्ड टू टेक। क्यों, वो अब अगले साल पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। सो क्लियर हो गया सबको एंथैल्पी के बारे में कि एंथैल्पी भाई बन CO2 ही रहा है, लेकिन किससे बन रहा है, कार्बन से। कोई कहेगा सब कुछ तो सेम है, नहीं, एलोट्रॉपिक फॉर्म डिफरेंट है, तो एंथैल्पी रिलीज्ड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब आ जाते हैं चौथा फैक्टर, क्वांटिटीज ऑफ। ये सब आपको डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चंस में पूछते हैं। मैं चाह रही हूं क्वेश्चन में गलती ना हो, मैं पहले पॉइंट्स लिखवा दूं, तो इसीलिए मैंने कहा लिखने पे जोर मत देना, बिकॉज दिस इज नॉट अ टॉपिक, ये न्यूमेरिकल में होने वाली मिस्टेक्स की लिस्ट है बस। तो कभी भी आपको कहीं कोई पूछ नहीं सकता एंथैल्पी की लिस्ट दो जी, किस किस पर डिपेंड करता है। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं एंथैल्पी इनमें से कौन सी चीज पर डिपेंड नहीं कर सकती, 4 ऑप्शन है आपको देने हैं, वो वाया क्वेश्चंस आ जाएगा। स्टिल टू हैव दैट थियोरेटिकल बैकग्राउंड मैंने आपको लिखवाना है या आपको नोट्स में देना है। इसमें एंथैल्पी अगेन कितने मोल अमोनिया बन रहे हैं बच्चों, ये प्रोसेस फेमसली जानी जाती है हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया का बनना इस प्रोसेस से, इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। हेबर्स प्रोसेस में मुझे पता है इतने मोल, इतने किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होनी है, ये एक्सोथर्मिक है। अगर मैं दुगना कर दूं माल तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डेल्टा एच, बताया आपको, जितना सामान बढ़ाओगे उतनी ही एनर्जी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, तो इसमें यहां पर क्या हो जाएगी, निकलने वाली एनर्जी डबल हो जाएगी। सो इन दिस केस आई कैन से, आपने क्वांटिटी डबल की, एंथैल्पी डबल हुई, आपने आधी करी, एंथैल्पी आधी हुई, एंड सो ऑन, 1/4 करी, क्या करा। क्लियर सबको। अब इसके बाद 5वीं कंडीशन है, भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो कि कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, उससे तो फर्क पड़ना ही है। आपको पता है ये क्या होगा, QV, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा U, ये क्या होगा, डेल्टा H, और इनकी जो आप वैल्यूज निकालते थे लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन किए हैं, वो CP/DT वाले, NCP/DT, तो वैल्यू तो फर्क आनी है, CP/C भी फर्क है, CP बड़ा होता है CV से, तो अपने आप ही आपको पता है कि वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगी। तो यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वही अमाउंट हो गया। मैंने एक रिएक्शन में दिखा दिया, दुगना लिया तो डबल, तिगुना लिया तो ट्रिपल, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन भी इफेक्ट करेगी, बट नेक्स्ट ईयर का है ये फैक्टर, तो अभी हम डिटेल ले नहीं सकते। लास्ट, टेम्परेचर, दिस इज नॉन NCERT, और ये आपको फिजिक्स में भी डिटेल में मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिल गया। अगर अलग अलग टेम्परेचर पे आप एंथैल्पी नाप रहे हो, राइट, मान लीजिए एक चेंज में आपने रिएक्शन, अब तो चेंज क्या है मेरे पास, अब कंटेनर नहीं है, अब रिएक्शन है। एक रिएक्शन ने एंथैल्पी रिलीज की 100 किलोजूल, बट उस वक्त टेम्परेचर था 25 डिग्री, और वही रिएक्शन 50 डिग्री पे ना तो डबल करेगा, ऐसा कोई डाटा नहीं है मेरे पास, लेकिन अलग करेगा। सो अभी तक हम क्या बोलते आए हैं, डेल्टा H की वैल्यू, अब ये डेल्टा H की वैल्यू T2 पे अलग होगी, T1 पे अलग होगी। एंड किरचॉफ्स लॉ कहता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय, इसको आप डेल्टा T भी कह सकते थे, T2 माइनस T1 तो हमने वैसे लिख दिया, इसको मैं डेल्टा T भी कह सकती थी, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा CP। सो किरचॉफ लॉ ये कहता है, इसके क्वेश्चन आएंगे टाइम से, बट फैक्टर्स को एक साथ लिस्ट करना मुझे जरूरी था।
तो अलग अलग टेम्परेचर पर डेल्टा एच दिया है। तो आपके लिए एक छोटा सा ये फॉर्मूला है, आपको अक्सर क्वेश्चन में क्या होगा, डेल्टा सीपी दिया होगा, दो टेम्परेचर रेंज दी होंगी, एक डेल्टा एच दे रखा होगा, एक मांगा होगा डायरेक्ट। फिजिक्स में थोड़ा इसमें और चीजें भी आएंगी, बट केमिस्ट्री में इसमें इससे ज्यादा नहीं आएगा। किरचॉफ में इसका जो दूसरा गैशियस डिटेल है वो सारा केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स साथ मर्ज करके वहां आपको देंगे। सो क्या ये फैक्टर्स तैयार हो गए मेरे पास? एंथैल्पी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी एलोट्रॉपिक फॉर्म पर डिपेंड करती है, एंथैल्पी आपने अमाउंट कितना लिया है उस पर डिपेंड करती है, एंथैल्पी इस पर डिपेंड करती है रिएक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, एंथैल्पी इस बात पर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर ज्यादा है कि कम, एंड सो ऑन। एक आधा ऐसा है जो आपको 12th में मिलने वाला है। तो अब ये एंथैल्पी डेल्टा एच जो पिछली क्लास में मैंने समझा था वो तो कुछ और ही था, रिएक्शन के हिसाब से तो नहीं समझा था। अब जरा रिएक्शन के हिसाब से समझते हैं, व्हाट डू आई मीन बाय एंथैल्पी। अच्छा, अभी अभी मैं पढ़ के आई एंथैल्पी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, पढ़ा मैंने किरचॉफ्स में। तो यानी भाई एंथैल्पी पढ़ने से पहले, डिटेल करने से पहले कांस्टेंट टेम्परेचर, पिछली क्लास से तो आइसोथर्मल दे रहे थे हम, तब तक तो गैस का एक्सपेंशन वगैरह था, अब तो रिएक्शन आए तो मेरे को फिर से बात करनी पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को थर्मोकेमिस्ट्री में लाने से पहले मुझे कुछ बातें तय करनी है, और वो पहली बात भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे करो। अब रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर आपको बताना पड़ेगा। जैसे पहले आप बता रहे थे जी गैस एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मल, यहां कोई आइसोथर्मल टर्म नहीं आएगी बिकॉज वो गैसेस के लिए लगता था, वो फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स के लिए लगता था। थर्मोकेमिस्ट्री में अब आप आइसोथर्मल, ये आइडियाबैटिक, फॉरगेट इट, ये टर्म्स आएंगी। थर्मोकेमिस्ट्री में कोई शब्द नहीं आएगा पिछला। तो क्या आएगा यहां पे? सबसे पहले बताया गया जी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तुम लैब में मेजर करने जाते हो, उससे पहले एक शर्त है, आप स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो करोगे। सब कुछ स्टैंडर्ड में डाल दिया। क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस? आप प्रेशर 1 बार रखोगे, 1 एटमॉस्फेयर नहीं बच्चों, 1 एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टैंडर्ड, 1 बार इज स्टैंडर्ड। बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, एटमॉस्फेयर और बार। और टेम्परेचर भूलना नहीं बच्चों, रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड एसएटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। यूजुअली लैब्स का टेम्परेचर 25 डिग्री पे मेंटेन किया जाता है इफ दे आर सीरियस लैब्स, राइट। तो यानी कि आपने अब से लेके जो भी रिएक्शन कंडक्ट करना है ये अंडरस्टूड है 1 बार और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। पर मुझे क्या बताओगे क्वेश्चन में? नहीं, ये नॉट लगा देंगे। ये साइन जो डेल्टा है इसके ऊपर अगर आप देखें नॉट लगा है। नॉट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड कंडीशंस। डोंट आस्क मी टेम्परेचर क्या होगा, 298 केल्विन। क्लियर है इतना सबको? स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 बार। तो अब आ जाता है वो इजी और इंटरेस्टिंग हिस्सा जो तड़ातड़ होना है, बस क्वेश्चंस के अंदर हम उसको अप्लाई करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री में घुसने से पहले अब मेरे को फिर देखना है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज क्या होंगी इसमें, क्योंकि रिएक्शन की कैटेगरीज तो बहुत है। आप कुछ कैटेगरीज तो पढ़ के आए होंगे, जैसे कि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा बचपन में, कंबशन रिएक्शन पढ़ा होगा, और क्या कैटेगरी होती है रिएक्शन की? कॉम्बिनेशन, राइट, और डीकॉम्पोजिशन, यस, और डबल डीकॉम्पोजिशन, और रेडॉक्स पढ़ के आए हैं? 10वीं कक्षा में पढ़ा देते हैं रेडॉक्स। चलो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रेडॉक्स। न्यूट्रलाइजेशन, हाउ कैन वी फॉरगेट न्यूट्रलाइजेशन। तो इतनी कैटेगरीज अलग अलग रिएक्शंस की हैं, इतनी ही एंथैल्पीज हैं। तो अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज अगर मुझे पढ़ना है, फर्स्ट आपके सामने लिखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, 2 एंथैल्पीज पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं आज तक, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन। स्टार्ट कंबशन से करूंगी, होपफुली क्लास का एंड न्यूट्रलाइजेशन से करूंगी। When 1 mole of any species, it can be अकेला एलिमेंट, it can be a compound। कोई भी चीज का 1 मोल कंप्लीटली कंबस्ट कर दिया जाए तो उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सबस्क्रिप्ट सी लिखा है टाइम बचाने के लिए, क्वेश्चंस में सी ना मिलके आपको ये मिलेगा, कंबशन। अब मैं यहां इतने क्वेश्चंस में इतना लंबा कोम नहीं लिख सकती, इसीलिए मैंने सी लिख दिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्वेश्चन पेपर्स में तो पूरा का पूरा स्पेलिंग के साथ लिखा मिलेगा। आई होप क्लास में सी का मतलब समझ लेंगे। फॉर टेम्परेरी, सी आगे नहीं मिलता बच्चों, सी सिर्फ अपनी क्लास का एक शॉर्ट फॉर्म है। ये कुछ चुनिंदा ऐसी एंथैल्पीज हैं जो आंख बंद करके हमेशा नेगेटिव होंगी।
कंबशन में कभी नहीं होगा एंथैल्पी इज पॉजिटिव। अगर किसी पेपर में, किसी क्वेश्चन में, कहीं मेरी डीपीपी में, प्लीज इट्स अ प्रिंट एरर। Combustion is always released. Combustion enthalpy is always released. It is always negative. Last classes से ये example दिखा है. Don't do it again. Just आपके लिए मैं ले आई. आपको पता है आपने बेंजीन का कंबशन किया, ब्यूटेन का किया, इथेन का किया. इन सभी में दो ही चीजें एज केमिकल कंपाउंड, दो ही चीजें मिलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. साथ ही साथ काफी बड़ा अमाउंट एंथैल्पी का अगर रिलीज होता है तो हम कहते थे अच्छा फ्यूल बन सकता है जी, जहां अच्छी एनर्जी रिलीज हो रही है वो मेरे लिए अच्छा फ्यूल है. तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऐसे केसेस की ना क्वेश्चन में बताएंगे ना आप मेरे से पूछेंगे. अंडरस्टूड है एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगी बच्चों? नेगेटिव. इट इज ऑलवेज रिलीज्ड. अब थोड़ा सा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें एंथैल्पी ऑफ कंबशन में बहुत सीरियसली, बिकॉज दीज आर द थिंग्स. पता है तो कर लोगे, नहीं पता है तो गलत होगा या छोड़ोगे, और पता है तो 2 सेकंड में कर लोगे. अगर कहीं पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, सुना होगा आपने इनकम्प्लीट कंबशन, पार्शियल कंबशन हो रहा है, तो उसकी एंथैल्पी इज उल्टा पॉजिटिव. जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले, इसमें NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है. अभी इस पे और ऑक्सीजन आ सकता था, राइट? NO3 बनता, NO2 बनता, भी और ऑक्सीजन की कैपेसिटी थी, बट NO पे रुक गया. जैसे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड पे रुक जाए, ये अगर NO पे रुक गया, इसकी एंथैल्पी सर्टेनली नेगेटिव नहीं होगी. तो अब आप कहां फंसोगे? मैम ने तो कहा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन आंख बंद करके नेगेटिव है. यस, बट डेफिनेशन में क्या था? कंबशन कंप्लीटली. अगर पार्शियल कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है तो नहीं. ये बहुत स्पेशल केस है जो कि कई बार अच्छे लेवल ऑफ एग्जाम्स में टकराता है और आपसे गलती का चांस है. वो क्या? अच्छा, अभी तक आपने सुना है कंबशन. क्या मैं कंबशन को टेम्परेरीली कह सकती हूँ? एक तरह का ऑक्सीडेशन ही होता है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कह सकती हूँ एक तरह से कंबशन है. यहां पर फ्लोरीन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है? OF2. तो इसको भी कंबशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं. फेयर, डाल दिया. अगर मैंने इसको कंबशन की कैटेगरी में डाल दिया तो इसकी एंथैल्पी में क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? नेगेटिव, बट ये है पॉजिटिव. फिर एज यूजुअल हम कह देते हैं इस सब्जेक्ट में तो एक्सेप्शन बहुत ही हैं, ये भी शायद एक्सेप्शन होगा. और कई बार हम टीचर्स भी ये कह के पतली गली से निकल लेते हैं, बिकॉज बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि हाँ एक्सेप्शंस हैं. लेकिन यहां पर इसको असर्शन रीजन में एक बार देखा गया है. क्यों ये पॉजिटिव हुआ? आप ये देखिए, आपको जो 10th क्लास तक ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दी गई वो क्या दी गई है? लेट मी रिवाइज. एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की टर्म में बात करूं, भी मेरा इंटरेस्ट है, मुझे पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन आपको आता है, बट फिर से सुनिए. एडिशन ऑफ नेगेटिव स्पीशीज इज ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ नेगेटिव स्पीशीज इज, ये आखिरी बार है जो इस बात को हम मान रहे हैं. इसके बाद रिडॉक्स शुरू होते हैं, हम इसको टोटली स्क्रैप करने वाले हैं. टोटली बर्बाद डेफिनेशन है ये, लेकिन अभी तक तो वही चलाएंगे जो 10th में चला हुआ है. मुझे ये बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन की फ्लोरीन? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसके साथ कौन जुड़ रहा है? पॉजिटिव स्पीशीज. तो पॉजिटिव स्पीशीज जुड़ने को कब से तुम ऑक्सीडेशन कहने लग गए? ये तो रिडक्शन हो रहा है फ्लोरीन का. यहां पर फ्लोरीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, इट इज रिड्यूस्ड. तो काहे का इसको तुम कंबशन की कैटेगरी में रख के माइनस एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये तो कंबशन में आना ही नहीं चाहिए. कहने को तो पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट थे बेसिक एनसीईआरटी से, यूं ही चिपका देते हैं. फिर हमको बेसिक एनसीईआरटी से आता है जी सारा पेपर, क्योंकि पढ़ा रखा है आपको फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. लेकिन उसको इस तरह से अप्लाई करना इज आवर प्रैक्टिस. अंडरस्टूड? तो ये कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, ये कॉमनली मिस्टेकन केस है कि हम इसको भी कंबशन में ले बैठते हैं. जी ऑक्सीजन, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा, एक ही तो ऑक्सीजन से ऊपर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज फ्लोरीन. तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन. और रिडक्शन के लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर रही कि हमेशा पॉजिटिव होता है कि हमेशा नेगेटिव होता है. क्लियर रहेगा, याद रहेगा. बाकी मेरे टेस्ट इस बात का ख्याल रख लेंगे. मुझे मेरी क्लास बताए इन दोनों में से
किसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन पॉजिटिव, किसका नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव कि दोनों का पॉजिटिव? इसका तो ये तो कंप्लीट दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका क्या आएगा? नेगेटिव। इसका क्या आएगा? बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट कंबशन। कैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन करते हैं और कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो सुनना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या मतलब है? किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था बच्चों बेंजीन का कंबशन हम कर रहे हैं, बेंजीन के आगे 2 मत लिखना क्योंकि मेरे को 1 मोल चाहिए डेफिनेशन में। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, अभी मैं क्या बात कर रही हूं एंथैल्पी ऑफ कंबशन की, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल कब, मतलब जब भी कंप्लीटली कंबस्ट होता है अपने यूजुअल प्रोडक्ट्स में, उसमें जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज होता है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। 1 मोल इज माय कंडीशन। फिर बैलेंस करते रहो। अगर अभी मैं आपको कहूं भाई इथेनॉल का कंबशन, एक क्वेश्चन में अब आना है मेरे को, इसका कंबशन मतलब क्या है? इस बात का रिएक्शन खुद बनाने हैं, रिएक्शन लिखना है मेरे को, कंबशन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला चेक करना, मैं सही लिख रही हूं, C2H5OH। इसको अगर मैंने कंबस्ट करना है कंप्लीटली तो क्या क्या बनेगा? बैलेंस करवाओ, बैलेंस कराओ, ये तो मैं बना लूंगी। हो गया बैलेंस, ऑल चेक्ड। तो बैलेंसिंग में मुझे नहीं लगता, मैं तो गलती कर भी लूं, आप शायद नहीं करेंगे, राइट? तो कभी भी रिएक्शन अगर बनाना है तो ये ध्यान दे के बनाना है, इसके आगे प्लीज 2 मत करना, डोंट डू दिस। जिसके कंबशन की बात हो रही है उसकी एंथैल्पी आपको पर मोल दे रखी है तो वो आपको ऐसे दिखानी है, तो यही प्रैक्टिस करनी है मुझे क्वेश्चंस में। सो नाउ जब कंबशन चल रहा है तो उसके साथ साथ कैलोरीफिक वैल्यू चलता है। बहुत क्विकली इसके क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। कैलोरीफिक वैल्यू यूजुअली 2 ही चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, रेदर एक ही चीज के लिए, फ्यूल। ह्यूमन बॉडी का फ्यूल क्या है? फूड, इसीलिए फूड भी फ्यूल की कैटेगरी में आता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज, कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा कैलोरीज में रिपोर्ट की जाती है बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ फ्यूल। अगर वो फ्यूल हमारे लिए है तो हम उसको फूड भी कह सकते हैं, वो फ्यूल हम खा रहे हैं तो। सो यहां पे अब यूनिट की कोशिश कैलोरी पर ग्राम होगी। जब भी आप कोई ईटेबल खरीदते हैं तो उस पर कैलोरीज भी इसी हिसाब से लिखी होती है, पर 100 ग्राम सर्विंग में इसमें इतना इतना है, या पर 1 ग्राम सर्विंग में इसमें इतना इतना है, तो मुझे कैलोरी पर ग्राम में देनी है। बट यस, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन एसआई यूनिट तो मुझे किलो जूल पर केजी में देनी है। तो अब यहां से कोशिश करिएगा, समझिएगा ज्यादा। फैट्स की कैलोरीफिक वैल्यू डबल होती है लगभग, इसका मतलब एग्जैक्टली डबल नहीं मैं कह रही, कैलोरीफिक वैल्यू लगभग डबल होती है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले। DPP4 का क्वेश्चन 10 सब्जेक्टिव का आज मिली है ठीक है, नहीं है ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं, बहुत इजी है ये मैंने लास्ट क्लास में भी हल्का सा आइडिया दिया था कि अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने एंथैल्पी में मिलने हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। एक एलपीजी सिलेंडर में 11.2 ग्राम केजी ऑफ ब्यूटेन होता है, अक्सर आप देखोगे उसके ऊपर लिखा भी होता है 11.2 ग्राम्स, 11.2 केजी। तो 11.2 किलो अगर उसके अंदर मेरे को ब्यूटेन, मेनली उसमें ब्यूटेन ही होता है एलपीजी में, तो उसके कंबशन से ये मेरे को रिएक्शन शायद ना दिया हो, सिर्फ इतना बता रखा है एंथैल्पी ऑफ दिस ब्यूटेन इज दिस। तो रिएक्शन अक्सर अब गायब किए जाएंगे जब एंथैल्पी दे रखी है। माइनस मैंने खुद ने लिखा है, शायद क्वेश्चन में माइनस भी ना दे रखा हो, धीरे आगे नहीं देंगे बच्चों, अभी आज पहला दिन है तो माइनस भी नहीं देंगे, शायद सीधे बताएंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन इज दिस। भाई कंबशन बोल दिया तो माइनस क्यों बोलूं मैं? तो इतनी एनर्जी, यानी 1 मोल ब्यूटेन अगर कंबस्ट होता है उससे इतनी एनर्जी निकलती है। फैमिली की रिक्वायरमेंट नॉर्मली कितनी होती है एक दिन की? 15,000 किलो जूल, एक दिन में इतना चाहिए। तो पूछा गया है ये सिलेंडर कितने दिन तक चलेगा। बहुत बेसिक है, एक बार समझ लो कैसे करना है। मुझे पता है 11.2 केजी ब्यूटेन अवेलेबल है, पहले तो इसके मोल निकाल लूंगी क्योंकि 1 मोल ब्यूटेन से इतनी तो इतने से कितनी, यही निकालना है बेसिकली। तो 1 मोल ब्यूटेन का मुझे इंफॉर्मेशन है, ब्यूटेन का मोलर मास 58 होता है, 193 अप्रोक्सीमेटली मोल्स आ गए एक सिलेंडर में, इतने मोल्स हैं। तो 193 मोल्स है, मतलब क्या हुआ इसका? 1 मोल से कितनी एनर्जी निकलती है? क्वेश्चन में दे रखा है
193 मोल्स यानी एक सिलेंडर से कितने जूल्स, कितने किलो जूल्स निकलेंगे? बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है मेरे पास। मुझे बताइए, यहां तक समझ गए सारे? जब मुझे ये पता चल गया उस सिलेंडर में टोटल है इतनी एनर्जी, डेली खपत मेरी कितनी है, निकाल लूंगी कितने दिन चलेगा। अब इसको सजा के यूनिटरी मेथड में लिखना है तो लिख दिया जी। जब एक दिन में 15,000 किलो जूल कंज्यूम करती है एक फैमिली, तो ये सिलेंडर कितने दिन तक चलेगा? अप्रॉक्सीमेटली 34.2 डेज। मैंने करा दिया। मैं आपको दो फ्यूल दे रही हूं, एक्स और वाई। एक्स के 100 ग्राम से 2000 किलो जूल आता है, वाई के 100 ग्राम से, वाई के 200 ग्राम से 2000 किलो जूल आता है, विच इज गुड फ्यूल। क्यों? पर ग्राम जिससे ज्यादा आए मेरे लिए वो अच्छा फ्यूल है। कि भाई चलो 2000 किलो जूल आ रहा है, तुम ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक फ्री मिल रहा है। तब हम क्या करेंगे, अगर मेरे को, और ये होता है, लकड़ियां काट के खाना इसीलिए बनाया जा रहा है कि लकड़ियां फ्री मिल रही हैं, जबकि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत खराब है, बहुत खराब है। इतनी सारी लकड़ी इस्तेमाल होती है थोड़े से काम के लिए। लेकिन क्यों इतनी कॉमनली प्रैक्टिस्ड है? बिकॉज नोबडी हैज टू पे एनीथिंग फॉर दैट। सो जब फ्री मिल रहा है तब अलग बात है, लेकिन 1 ग्राम से सबसे ज्यादा एनर्जी जब मिलती है वो फ्यूल मेरे लिए अच्छा, रॉकेट फ्यूल वही भेजा जाता है, क्योंकि रॉकेट को भारी नहीं करना मुझको। मैं जितना लाइट रखती हूँ शटल को, उतना मेरे लिए उसको लंबा चलाना या थ्रस्ट और बहुत से खर्चे कम हो जाते हैं। सो गुड फ्यूल क्या है? जो कम ग्राम्स में ज्यादा एनर्जी दे सके। इफ दिस इज सो, क्या मेरी क्लास ओरली इसका जवाब दे सकती है? ये आपकी सब्जेक्टिव डीपीपी का क्वेश्चन है। क्या आप ओरली इसका जवाब दे सकते हैं? दो फ्यूल लाई हूं, मीथेन और इथेन, कौन सा अच्छा है? मीथेन के 1 मोल में कितने होंगे? 12 और 4 16 ग्राम। इथेन के 1 मोल में कितने होंगे? 24 और 6 30 ग्राम। तो यहां पर 30 ग्राम से इतना निकल रहा है, यहां 16 ग्राम से इतना निकल रहा है। अंदाजा दो किससे ज्यादा आ रहा है 1 ग्राम से? एक सिंपल डिवीजन का अंदाजा ही तो मांगा मैंने। मैं चाहूं तो इसको भी बड़ा नीचे एक्सप्लेनेटरी कर दूं, वो बहुत बोरिंग और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। भाई 16 ग्राम से 890 आ रहा है और 30 ग्राम से 1550 आ रहा है। ऑल ऑफ यू, मीथेन इज गुड फ्यूल। सिर्फ डिवाइड करना रह गया मेरे को। क्वेश्चन को लिखने में जितनी देर लगी उतनी देर करने में नहीं लगनी आपको। तो कैलोरीफिक वैल्यू पे, फ्यूल पे, फूड पे, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए। चाहे वो गैस सिलेंडर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत क्रिएटिव होंगे, अंदर की सॉल्यूशन जरा सी होगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की प्रॉपर डेफिनेशन आप समझिए। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, when 1 mole of a compound is formed from their standard elemental state, जिसको मैंने गोला मारा है वो मेरे लिए बहुत कीमती है। उस कंपाउंड में लगने वाली चीजें, एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तभी मैं उसकी एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकती हूं। इसमें मुझे पेन डाउन चाहिए और समझ चाहिए, राइट? जो समझ पा रहे हैं पेन के साथ साथ वो समझे, लेकिन मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगी आज। ये अच्छा है क्लास के लिए, क्वेश्चंस के लिए। मतलब क्या था कहने का? 2-3 रिएक्शन से समझते, फिर 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगी। ये है बेंजीन। बेंजीन का किसी भी चीज का 1 मोल अगर बन रहा है, अब के मैं बैलेंसिंग में इसके 1 को नहीं छूंगी क्योंकि मेरी गलती हो जाएगी। एंथैल्पी 2000 किलो जूल दे रखी है, उसके 1 मोल की दे रखी है, मैंने यहाँ 2 कर दिया तो वो 2000 गलत हो जाएगा। आपको पता है एंथैल्पी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। सो 1 मोल बेंजीन के बनने में जितनी एंथैल्पी लगी, रिलीज हुई, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रॉन्ग। 1 मोल ऑफ बेंजीन के बनने में फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट। इतनी बड़े सेंटेंस का मतलब, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है इसके? एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। तो कोई यूं लिख सकता है, कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन गिव मी बेंजीन। नो, ये कोई तरीका नहीं है। नेचर में हाइड्रोजन नेसेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एलिमेंट नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है वो यूज होना चाहिए। तो बेंजीन 6 नेसेंट हाइड्रोजन से नहीं बन सकता, 3H2 लगाना पड़ेगा। नेचर में कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है? कोई कह दे कोक, कोई कह दे कोल, कोई कह दे डायमंड, कोई कह दे ग्रेफाइट। इन चारों एलोट्रोपिक फॉर्म या चारों की चारों फॉर्म्स में से कोई भी नहीं।
स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट फिक्स की गई है, किसको लेंगे? कार्बन की स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है, गैस नहीं है। अगर अब आज के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में यहां कार्बन में डी लिखा है डायमंड, इट इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आप पढ़ के आए ना एलिमेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंथैल्पी बदल देती है, मैंने क्या कहा था, वो कोई टॉपिक नहीं है, वो आगे आने वाली गलतियां हैं। अगर कार्बन कहीं डायमंड लिखा है, कार्बन कहीं कोल लिखा है, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता। उस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी जरूर, बट उस एंथैल्पी की वैल्यू को मैं ये नहीं कहती भाई ये तो बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, नहीं, ठीक है, वो उस रिएक्शन की एंथैल्पी है, बट आई कैन नॉट नेम इट एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह से तो एक तो चीज मैंने यहां समझानी चाहिए, इसी तरह से क्या मैं इसको कह सकती हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? 1 मोल अमोनिया बन रहा है, अभी मेरे को देखना पड़ेगा यहां गैसियस लिखा होना चाहिए, कोई फ्रीजर से उठा के नाइट्रोजन ना ले आए, क्योंकि आप जानते हैं फिजिकल स्टेट पे भी एंथैल्पी डिपेंड करती है, आज बात हुई। तो यहां पर गैस लिखना जरूरी, यहां पर गैस लिखना जरूरी। यस, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यस दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तीसरी चीज देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है मिलके? C2H4 इथीन, राइट। ये जो इथीन बना, क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन है? यस। कुछ भी मैंने गड़बड़ नहीं करी। जी माने गैस नहीं है यहां पे, जी माने क्या है? ग्रेफाइट। तो ये तो हुई डेफिनेशन। अब मेरे को ये देखना है इस रिएक्शन की, अगर इसको मैं सिर्फ एक रिएक्शन की नजर से देखती तो मैं क्या कहती? थर्मोकेमिस्ट्री के स्टार्ट में यही बोला है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। नाउ चेक माय स्टेटमेंट, दिस रिएक्शंस एंथैल्पी इज एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इस रिएक्शन के आगे जो एंथैल्पी की वैल्यू आपने दे रखी है वो एक्चुअली में किसकी वैल्यू निकली? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आज के टेस्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन इस बात पे गए हैं, इन चारों में से कौन सी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस है? अब कौन सा कंपाउंड है मुझे याद नहीं, आपको ढूंढना होगा चारों में से कौन सा सही रिएक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। इसी तरह से यहां पर मैं अब आपको बताऊं, अगर मैंने इधर ग्रेफाइट ना लिख के डायमंड लिखा होता, राइट, चेक करिए पहले बैलेंसिंग ऑल ऑफ यू, या मैंने फिजिकल स्टेट्स उड़ा रखी होती, कर ही नहीं सकती मैं कोई काम इसमें। अगर मैंने डायमंड लिखा है तब मैं कहूं ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी, इज इट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? नो। तो ये चीजें लिखने से नहीं आनी, ये चीजें समझने से आनी। लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। तो इस कई जगहों पर आप देखोगे बोथ कैन नॉट बी सेम, कई जगहों पर देखोगे बोथ कैन बी सेम। तो अब इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझने के बाद मेरे को वो नॉट समझना है, स्टैंडर्ड वाला नॉट। तो समझ लिया जी, 1 बार और टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। लेकिन एक बात मैंने इस डेफिनेशन में गोला गोला मारा और अभी तक उसको प्रॉपर नहीं लिया। इसको टुकड़े तोड़िए। एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट क्या होता है? नेचर में किस स्टेट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसमें कोई और एलिमेंट ना आता हो। मोस्ट स्टेबल, दैट इज कार्बन का ग्रेफाइट, हाइड्रोजन का H2 गैस, नाइट्रोजन का N2। नाइट्रोजन N2 की तरह एग्जिस्ट कर रही है तो एलिमेंटली तो है, दोनों सेम एलिमेंट। इसी तरह से सल्फर S8 की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। S8 आठों एक ही एलिमेंटल है, एक ही एलिमेंट है। लेकिन STD यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या है वो अब समझते हैं। टेम्परेचर प्रेशर नहीं है बच्चों, यानी कि आपको वो एलिमेंट्स जो लेने हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में लेने हैं। अब बार बार एक ही बात बोल रही हूं, स्टैंडर्ड स्टेट होती क्या है अगली स्लाइड पे समझ आएगा। इस वक्त मुझे बताइए तीनों में से ये दोनों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है वाटर की, ये हैं, क्यों? ए इक्वेशन में क्या गलती की है मैंने, बी में क्या गलती की है, सी में तो खैर मैं कह ही रही हूं सब सही है, ए में क्या मिस्टेक है? यहां मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं दिया, ऑल्दो सब कुछ सही था, मैंने 1 मोल वाटर नहीं बनाया। क्वेश्चन में दिया होगा एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज -95 और तुम रिएक्शन ये दे रहे हो, ये तो 2 मोल की है,
यानी 95 को 95 इंटू 2 करना पड़ जाता मेरे को। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी तो 180 है और 1 मोल वाटर की कितनी होती 90, तो हो गई ना गड़बड़। यहां जब आप 2 मोल ऑफ वाटर बना रहे हो उसको कैसे तुम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कह सकते हो? सेकंड में क्या मिस्टेक है? आई कैन नॉट यूज गैस। ये तो मैंने एंथैल्पी का पहला फैक्टर बता दिया था। यही गलतियां अब कराती है, पहले फैक्टर्स लिखवा देती। भाई वाटर बनाना था, वाटर वेपर नहीं, इसीलिए ये भी गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कोई मेरे को कहे तो मेरे को ऐसे करना है, यहां मेरे को 1 मोल चाहिए, चाहे हाफ O2 करना पड़े। फ्रैक्शनल बैलेंसिंग इसी चैप्टर में इंपोज की गई आपको। इससे पहले हमें फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन इस चैप्टर में क्यों शुरू से इंपोज करी? भाई 7/2 करो, 15/2 करो, बिकॉज आई नो 2 लेक्चर बाद मेरे को वही कराना है। तो ढूंढ लेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मिस्टेक्स, ये क्राइटेरिया आ जाएगा सबको। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें पता है, बाय नोइंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, इसके ऊपर डिटेल आएगा, वी कैन कैलकुलेट कोई भी रिएक्शन की एंथैल्पी अदरवाइज जो पॉसिबल ही ना हो निकालनी। अब नेचर में, लैब में ऐसे इतने रिएक्शन हैं जिसकी एंथैल्पी आप नहीं निकाल सकते, उसको निकालने का तरीका मेरे को इससे मिल जाता है। इस पे है मेनली DPP4। हाँ जी जी प्लीज। सो इस पर है मेरे पास DPP4। एंथैल्पी की 3 तरीके हैं निकालने के। ये मैं आ गई पहले तरीके पे। थर्मोकेमिस्ट्री अब स्टार्ट हुई। अभी तक तो थर्मोकेमिस्ट्री करने के सारी टर्मिनोलॉजी पकड़ रहे थे, गया ना वो वर्क डन, एक्सपेंशन भूल ही गए, कंप्रेशन, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, वो है डायनेमिक्स। अब सब कुछ यही है। तो अब अगर आप ये समझे किसी भी रिएक्शन की, और यही बात है आप आगे जाके पूछेंगे किसी को कैसे पता, अभी पूछ लेंगे पता कैसे चला डायमंड ग्रेफाइट में बदल भी सकता है, जो आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसकी एंथैल्पी निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इस मेथड से हमें पता चला ये रिएक्शन जिसकी मैं वैसे नहीं निकाल सकती, मैं ऐसे निकाल सकती हूं। यहां से आके पता चला भाई डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, वो बात अलग है, हम देख नहीं पा रहे, हम निकाल नहीं पा रहे। सो एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट्स इट। इसका मतलब सम ऑफ ऑल, जितने प्रोडक्ट्स थे, जितने रिएक्टेंट्स थे, ऑल। अगर ऐसा है तो जनरल ये लिखना नहीं बच्चों, इस पे बहुत क्वेश्चंस हैं अभी, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग। मतलब दिमाग भी कमजोर होगा, इतना मत लिखिए, एक लिमिट होती है लिखने की, ये लिखने लायक चीजें नहीं है। मान लो तुम्हें एक रिएक्शन ऐसा दे दिया, बैलेंसिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट। अब मुझे कोई कहे इस, और आगे भी यही कहना है मैंने, इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालो, आर मींस एंथैल्पी निकालो। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने का एक सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और चारों की एंथैल्पी क्वेश्चन में दे रखी होगी। आज बस यही करानी है, प्लस माइनस चारों की दे रखी होगी। मीन्स व्हाट? इट मीन्स सपोज ABCD, ये आपके पास 4 चीजें थी, 2 रिएक्टेंट थे, 2 प्रोडक्ट थे। स्मॉल ABCD क्या था? उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन चारों की ज्यादातर क्वेश्चंस में देखेंगे XYZ की टर्म में दे रही, क्योंकि प्लस माइनस थोड़ी करवाना है 11वीं के बच्चों से, मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चेक करना है। चारों की अगर दे दी X, Y, Z एंड W रिस्पेक्टिवली, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल कम इन टर्म्स ऑफ, तो देखिए किस में आएगी। प्रोडक्ट्स कितने हैं? C और D। C की क्या है बच्चों? Z, और D की क्या है? W। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, W और Z को ऐड किया, लेकिन C कितने हैं? 2, 1, 4, 5 पता नहीं। तो इसको मैं यहां पर W किसके लिए? D के लिए ना बच्चों। तो D के लिए W दे रखा है, W इंटू कितने D हैं वो लिखना पड़ेगा ना मेरे को। सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 1 D था तो इंटू 1 कर दूंगी, 2 D थे तो W को इंटू 2 कर दूंगी। सेम C के लिए भी यही किया, सेम B के लिए किया, सेम A के लिए। इस टर्म में आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, हम इसी में फिसल जाते हैं। सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, इवन नंबर, 2 टाइप्स नहीं, टोटल नंबर। ये साइन कभी भी टाइप्स के लिए नहीं होता है,
सम ऑफ ऑल, जितने बी हैं, जितने सी हैं, जितने डी हैं, जितने ई हैं, सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करना है। तो क्या मेरी क्लास के पास ये वाला फॉर्मूला है? यहां पे कराऊं इसके कुछ क्वेश्चंस, शायद आगे क्वेश्चंस ही आए। चलिए ये क्वेश्चन अब हम, पहला कैटेगरी क्वेश्चंस क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितनी रिलीज होगी वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होती जाएगी। तो समझो बच्चों एक बात को, ये मैंने डायमंड ग्रेफाइट में वैसे आपको करा दिया है, बट स्टिल एक बार और, सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी दोनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है। एक की क्या है -20, एक की क्या है -40। किसने ज्यादा रिलीज की? बी ने, वो पक्का ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मेरे को यहां पे आप स्टेबिलिटी, यही डायमंड ग्रेफाइट वाली बात को दोबारा बोल रही हूं, और क्या, जो ज्यादा रिलीज कर रहा है उसके अंदर पीछे कम एनर्जी रह गई, कम एनर्जी रह गई मतलब वो चीज ज्यादा स्टेबल है। लेस एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी। फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी अगर कहीं पर पॉजिटिव आई, सोचो इसका क्या मतलब है, किसी चीज को बनाने में मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है, वो निहायत अनस्टेबल होगी। जितनी ज्यादा देनी पड़ रही है वो उतना ही अनस्टेबल, उतना ही अच्छा एक्सप्लोसिव होगा। ठीक। क्वेश्चन 4 सब्जेक्टिव, स्कूल पेपर में ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और जिनके हो रहा है स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स का इन्वॉल्वमेंट उनके लिए खासकर। कैलकुलेटर, ध्यान से, इसमें बहुत सी टर्म्स क्लियर होगी जो पीछे से बताती आ रही हूं। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस। अब इसमें अगलों ने रिएक्शन खुद से दे दिया, क्योंकि ना ये कोई कंबशन भी नहीं दिखाई दे रहा, ये कोई फॉर्मेशन भी नहीं दिखाई दे रहा, तो अगलों ने खुद से रिएक्शन दे दिया, वरना नहीं देते, वरना तो सीधे कुछ और देते हैं, वो आगे की क्वेश्चन। फॉर, अब इस रिएक्शन के लिए क्या गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर, ध्यान देना, CO2 गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है। इसको कोई नोट तो नहीं कर रहा ना, अभी बस क्वेश्चन पढ़ा के कहीं और लेके जाऊंगी फिर सॉल्व करवाऊंगी। और H2O गिवन है, H2 की गिवन नहीं है, चेक करना क्वेश्चन। और मेरे से क्या पूछा है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। एम आई राइट? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन बोल बैठी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की। पहले तो देखो बैलेंस्ड है। अब मैं कैसे कर सकती हूँ ये क्वेश्चन, जब तक मेरे को आप सारी वैल्यूज नहीं दे देते। अगर कोई एलिमेंट्री सब्सटेंस, आई होप एलिमेंट्री सब्सटेंस सबको पता है, फिर से बोल रही हूँ, F2, Cl2, Br2, N2, O3, O2, फॉस्फोरस 4, सल्फर 8, XYZ, ये सारे एलिमेंटल स्टेट्स हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के, नेचर में एग्जिस्ट करने वाले। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, ये नोट करना पड़ेगा, ये 2 लाइन मस्ट है नोट करनी। एलिमेंट्री सब्सटेंसेस के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या ली जाती है, 0। ये चैप्टर सारा ही 0 के चारों तरफ घूम रहा है। स्टैंडर्ड स्टेट में अगर एलिमेंटल सब्सटेंस है, स्टैंडर्ड स्टेट जानते हैं 1 बार और 298 केल्विन, उसमें किसी भी एलिमेंटल सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एज्यूम करते हैं 0, राइट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में चेंज इसका 0 है। अब ये कौन कौन से हैं, कहीं मुझे लिस्ट मिल जाए तो आगे मेरी गलतियां बच जाएं। O2 गैसियस, नो लिक्विड नो सॉलिड। I2 सॉलिड, I2 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सबलाइम करता है, होप सब्लिमेशन में आपको आयोडीन बताया हो कभी। Br2 नेचर में लिक्विड है, अकेला नॉन मेटल जो लिक्विड है, ये भी आप सीखते सुनते हैं, Br2 लिक्विड। कार्बन तो हो गई बहुत बार प्रैक्टिस, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट, गैस, सल्फर की कई वैरायटी होती है, एलोट्रॉप्स, आगे जाके आप पढ़ेंगे, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, कई वैरायटीज होती हैं। सल्फर रोम्बिक वाला अगर मिला किसी रिएक्शन में, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या पुट करेंगे, 0। इसी तरह से फॉस्फोरस भी कई होते हैं, व्हाइट, ब्लैक, रेड, फॉस्फोरस भी कई होते हैं। फॉस्फोरस व्हाइट वाला जो है वो स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट मानी जाती है किसी भी रिएक्शन में फॉस्फोरस की। अगर मैंने व्हाइट की जगह रेड दे रखा है, 0 नहीं पुट कर सकते, ब्लैक दे रखा है, 0 नहीं पुट कर सकते। ऐसे ही H+ एक्वस, इसकी भी 0 होती है। एक आधा और मिलेगा क्वेश्चन में, उसकी हम बात करेंगे। हाँ जी, H+ की फॉर्मेशन
कभी भी होगी किसी रिएक्शन में H प्लस एक्वस आएगा, मतलब इसके बनने में कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं हुआ। ये मानते हैं जब ये अर्थ क्रस्ट बनी होगी तो ये बने बनाए आए हैं, इनकी एंथैल्पी का चेंज हम लेते ही नहीं, जीरो ले लेते हैं, ये एज्यूम किया। उस क्वेश्चन में अब तो मेरी स्ट्रगल खत्म, इसका तो मेरे को पता ही है, इसकी क्या होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जीरो, मेरे को चाहिए ही नहीं था ये। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का कितना दे रखा है, इफ आई कैन सी हेयर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का, दिस एंड दिस, इन दोनों को ऐड कर दिया एल्जेब्रिकली रिस्पेक्टिंग द साइंस, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में इसकी तो जीरो थी तो मैंने यहां पे प्लस जीरो लिखने का कष्ट नहीं किया, क्योंकि एक की तो जीरो है, बचा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, -393.5। अब ये प्लस माइनस आप बच्चे कर सकते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी जो अदरवाइज नहीं निकाली जा सकती वो इस मेथड से निकाली जा सकती है। आप बस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दे दो, करो, देखो रिपीट तो नहीं है। अब के इस क्वेश्चन में आपने पढ़ के मुझे बताना है डुएबल कि नॉट डुएबल, कि मैम बता दो या आंसर बता सको, वेल एंड गुड। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इस क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दिया है, अब वो स्टेज आ गई रिएक्शन खुद बनाओगे। तो क्या कह रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इतना, कहीं नहीं माइनस दिया, या मेरा हेडेक है माइनस, और अगर मैंने माइनस नहीं लिखा तो सारे क्वेश्चन की बर्बादी यही हो जानी है। तो ध्यान से सुनिए, अब के एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल दे रखा है और मैंने बहुत ध्यान से नेगेटिव लगाने की कोशिश करी। भाई रिएक्शन की एंथैल्पी तो दी है, फिर पूछा क्या है, इफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ओके ले लूंगी आपसे, H2O ले लूंगी, दे दिया, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, वही बात है, नेट सम इन सबका कितना होगा, दे ही रखा है। यानी मैं एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जब करूंगी, दोनों की दे रखी है, माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स जब करने लगूंगी, इसकी कितनी पुट करूंगी, जीरो, इसकी पूछिए, राइट, इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, -1380.7। ये माइनस नहीं लगाया ना बच्चों, दिन का रात होने वाला है, आप जानते हैं, इससे आपको मिल जाएगा आंसर। तो अब मैं इसमें क्या कर सकती हूं, आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ लूं, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे के मैं आपसे किसी एक की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ लूं। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये लगता है कि मैं ये भी चेक कर लूं अगले को, किसी को डेफिनेशन भी आती है कि नहीं आती एंथैल्पी की। हाँ जी, दे रखी है गैस, मैंने नहीं दी, कितना लिखूं, ठीक है, मैं थक गई लिख लिख के जी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपको देखना पड़ेगा, हमें देना चाहिए, वो तो अभी बाई चांस याद हो गया तुमको, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट सिर्फ अभी तक कंबशन के लिए। देखना है क्वेश्चन DPP का है, चेक, उसमें क्या दे रखा है, माइनस प्लस कुछ दे रखा है, कोई साइन नहीं दिया, तो तब तक हम इसको प्लस लेके चलेंगे, और अगर इसका माइनस है तो मुझे देना चाहिए, कहीं गिवन आउट या कुछ टर्म मेरे को देनी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप कोई जनरलाइजेशन कमिट नहीं कर सकते, कंबशन में कर सकते हैं, एक दो में और कर सकते हैं, करेंगे, डन। क्वेश्चन 5 उठाओ, सब्जेक्टिव, सोचो क्या है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है डेल्टा यू, डेल्टा यू पूछा है तो मेरे पास दो फॉर्मूले थे, एक तो था डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वो तो डायनेमिक्स है, यहां कौन सी गैस दे रखी है, तो मेरे को केमिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। थर्मोकेमिस्ट्री में जाऊंगी तो क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस NGRT, मेरे को P डेल्टा भी लिखना भी नहीं चाहिए। तो इस फॉर्मूले से आपको डेल्टा यू निकालना है, बट उसके लिए पहले क्या चाहिए होगा, क्या वो क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं, तो अगलों ने एक क्वेश्चन में दोनों क्लास लपेट ली। पहले तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालोगे तुम, किस मेथड से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। कोई जीरो वाला केस है, O2 जीरो वाला केस है, इससे जो डेल्टा एच निकलेगा वो उस फॉर्मूले में जाएगा और डेल्टा यू आप निकाल लेंगे। ये भी एक वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। एनीवन, एनी डाउट? कुछ क्वेश्चन पढ़ने में आपको दिख रहा हो कुछ मिस्टेक हो रखी है?
आदित्य, एलिना, गुरशान, कैमरास ऑन कर लो बच्चों। आरव, पहले आप डेल्टा एच निकालेंगे, देन पुट दिस वैल्यू इन फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर सबको यहां तक? अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बहाने मैंने एंथैल्पी चेंजेस का सारा कॉन्सेप्ट करा दिया। बस अब तरह तरह के नाम देने हैं मैंने आपको। फॉर जेई नीट दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, बट इट डजंट मीन कि एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में भी है, बट एनसीईआरटी में पॉपुलर क्वेश्चन की कैटेगरी बताई, ये आपकी बहुत पॉपुलर कैटेगरी है जेई नीट में, और बहुत मजेदार है ये, इसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऑल ऑफ यू हो जाएगा। पिछले में कुछ लोग अटके हों तो मैं कह सकती हूं आ जाओ बाहर उससे। वो जस्ट पिछले में तो नहीं अटके हुए? चलिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप सब लोग जानते हैं, एक एसिड को एक बेस से अगर रिएक्ट कराओ तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड एसिड क्यों है आपके हिसाब से? अब मेरे हिसाब से नहीं बात हो रही, आपके हिसाब से। हर वो चीज जो H प्लस प्रोड्यूस करे वो एसिड, हर वो चीज जो OH प्रोड्यूस करे उसको हम बेस कह सकते हैं। यानी एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो एक्चुअली में किसका है? H प्लस और OH माइनस का। तुम एसिड कोई भी ले आओ, निकलेगा क्या? H प्लस। तुम बेस कोई भी ले आओ, निकलेगा क्या? OH माइनस। और वो OH माइनस और H प्लस मिलके क्या करेंगे? वाटर बनाएंगे। देखा जाए तो न्यूट्रलाइजेशन में वाटर ही तो बन रहा है एक तरह से। तुम कोई भी एसिड ले आओ, कोई भी बेस ले आओ, अगर एक H प्लस और एक OH माइनस ही कंबाइन हो रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन में, तो लगता नहीं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो एक कांस्टेंट चीज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तुम HCl लाओ, तुम HNO3 लाओ, बेस तुम NaOH लाओ, KOH लाओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाओ, कोई भी बेस ले आओ, कोई भी एसिड ले आओ, एक्चुअली में न्यूट्रलाइजेशन का मतलब तो इधर से एक H प्लस आया, इधर से एक OH माइनस आया, दोनों ने मिलके वाटर बनाया, बचे खुचे तो चलो अलग रह गई चीजें। एक्चुअली में तो ये H प्लस और OH माइनस का एसोसिएशन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल रही मैं वाटर का। मैं बोल सकती हूँ भैया तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कभी H प्लस OH माइनस से नहीं होता, वो H2 गैस और हाफ O2 गैस से होता है। क्या समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूं? यानी कि सारे एसिड बेसिस को आप कंबाइन करोगे फिर तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स है। कुछ कुछ हद तक तो है यही, इसीलिए यहां कैलकुलेशन आएंगी नहीं, यहां 1 सेकंड के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपसे अभी जो इस साल की शिफ्ट में आए, अप्रैल शिफ्ट में, वो पूछूंगी और टाइम में देखूंगी 10 सेकंड में देते हो आंसर की 20 में। क्योंकि किसी भी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी से आई है ये बात, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लास अब नॉर्मेलिटी कर चुकी है। किसी भी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब उसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, उसके सामने अगर किसी बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लाते हो, दोनों के बराबर H और बराबर OH मिल रहे हैं, इट मींस स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी तक मैं बोल रही थी कोई भी एसिड, अब कोई भी नहीं, अब क्या बोलूंगी? सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी उठा लाओ, वीक नहीं। तो अगर और इस साल की अप्रैल शिफ्ट में इसी पे क्वेश्चन आया वीक एसिड का केस लेके, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे डीपीपी में क्योंकि पास्ट ईयर्स में बहुत पॉपुलर है। स्ट्रॉन्ग बेस मैंने भी दोनों में से कोई मेरे को पसंद आया, मैंने उठा लिया। ऐसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड भी दोनों में से कोई, मुझे पता है H2SO4 है, वो मेरे क्वेश्चंस में आएगा भी। HCl या HNO3 में से कोई भी एक मैंने एसिड उठा लिया, मेरे को जो जमा, इससे एक OH जाएगा, एक इक्विवेलेंट, मैं मोल नहीं यूज कर रही, और इससे एक इक्विवेलेंट H प्लस जाएगा, दोनों से होना H2O ही है। बात अलग है, सॉल्ट का नाम बदल जाएगा, बस अलग अलग कॉम्बिनेशन में सॉल्ट बदल गए, और साथ में निकलनी है एनर्जी। ये एनर्जी फिक्स्ड है, इट इज 57.1 किलो जूल पर मोल। अभी क्वेश्चंस में आपको किलो कैलोरीज में भी मिल जाएगा इसकी वैल्यू, मैं किलो जूल में याद करा रही हूं। डीपीपी करते करते क्लास टेस्ट के दौरान हर तरफ आपको इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू किलो कैलोरीज में भी मिल जाएगी, ताकि आपको कन्वर्ट ना करनी पड़े। एवरीवन एग्रीड? यानी कि आप कोई भी एसिड का, या कह लीजिए कोई भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस ले आओ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस ले आओ, एनर्जी फिक्स्ड है। 2 ग्राम, 1 सेकेंड अभी भी नहीं, करा के फिर पूछूंगी, 2 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस लाती, ऑल ऑफ यू आंसर,
2 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस और 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH माइनस, कितनी एनर्जी? सेम 57। ले आओ तुम बारात पूरी यहां पे। लिमिटिंग एजेंट तो ये है, जब ये खत्म हो गया तुम्हारे H प्लस, खड़े खड़े क्या करेंगे? लिमिटिंग एजेंट याद है सबको? इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट और इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट, हाउ मच एनर्जी? ट्वाइस इंटू 2। मैं नहीं चाह रही इंटू 2 करके, तो इंटू 2 एवरीवन। अब अगर मेरे पास आता है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट, 1 मोल KOH, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में तो मोल ही लिखा मिलता है, इक्विवेलेंट नहीं। 1 मोल KOH में कितने OH निकलेंगे? 1 मोल। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H प्लस मिलेंगे? 2 मोल में बात बिगड़ गई। और इसके नीचे मैं ये कह सकती हूं, मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस नहीं कमिट किया हुआ, इसमें मैंने 1 H2SO4 लिखा है, यानी कि 2 H प्लस लिखेंगे। और अगर यहां पर मैंने लिख दिया होता, लिया तो सल्फ्यूरिक एसिड है, बट मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस ले रही हूं, उसका मतलब आधा मोल ले रखा होगा मैंने। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है मैं सिर्फ H प्लस की गिनती बता रही हूं, और मोल का मतलब है मैं H2SO4 की गिनती बता रही हूं। H2SO4 में 1 मोल में 2 H आ जाते हैं। तो इतना क्लियर सबको? अब मेरा सवाल जो है, दीपा बस 1 मिनट और देना, मेरा सवाल जो है, इसकी एक्सिस लिए जितना चाहिए उतना ले लो, और इसका 1 मोल दिया है, इससे कितने H निकलेंगे? 2। इससे भी 2 निकल जाएंगे, एक्सिस दिया, कोई रोक नहीं। तो एनर्जी कितनी होगी? इंटू 2 कर दूंगी उसको, एनर्जी विल बी 57.1 इंटू 2। अंडरस्टूड? यानी 2 इक्विवेलेंट H प्लस मिलते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 से। यहां तक किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं न्यूट्रलाइजेशन पे। क्या मैंने ये वैल्यू सही लिखी है? लाओ दीपक, आज का टेस्ट। फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाँ हो जाएगा, हो ही गया रदर, बिल्कुल कर दो। क्या मैंने यहां सही लिखा है? मैंने यहां पर हाफ H2SO4 लिख दिया, जो पीछे बताई चीज। अगर मैं यहां हाफ नहीं लिखती, आप मेरे को कह कुछ नहीं सकते, ये आपकी अपनी की हुई बैलेंस्ड इक्वेशन है, मैंने नहीं बनाई। मैं क्या बोलूंगी? इफ 1 equivalent of H plus is taken via H2SO4 and 1 equivalent of OH is taken via KOH। किसी भी एसिड से लाओ, 1 इक्विवेलेंट ला रहे हो, मतलब H प्लस 1 है, ठीक है? तो एनर्जी प्रिडिक्ट कर पाएंगे न्यूट्रलाइजेशन की। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होता है। इस केस को नोट किए बिना मैं चल नहीं सकती आगे, पहले इसे नोट करिए फिर समझाती हूं। अगर मेरे को HCl का न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ा, दोनों का एक एक इक्विवेलेंट, मुझे पता है आंसर क्या आना है, 57.1 किलो जूल पर मोल, बट इट इज नॉट सेम फॉर सेम कैटेगरी HF विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HF एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हुए भी उतनी एंथैल्पी नहीं रिलीज कर रहा। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है, तो अभी बात करते हैं क्या कर रहा है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HF के केस में और भी ज्यादा मिल गई, तो कह सकता है कोई ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड तो सारे थे। HF में ऐसा क्या एक्स्ट्रा और कर दिया जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी निकली, 57 के बजाय -68 वैल्यू है। तो 11 यूनिट्स एनर्जी फालतू कैसे? एक्चुअली में, हाँ जी ना बोलो ना बीच में, फिर अगर कुछ काम का नहीं है तो मेरा फ्लो ब्रेक होता है ना बेटा। मैं इतने अच्छे बच्चों को इतना टफ टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मुझे कितना फोकस्ड रहना पड़ता है। चलिए, तो आप ये जानते हो एसिड तुम कोई भी ले आओ, HF लाए थे, उससे क्या जाएगा H प्लस, बेस हम ले आए स्ट्रॉन्ग KOH, उससे क्या जाएगा OH। काम तो यही होना है, न्यूट्रलाइजेशन। एनर्जी तो -57 ही निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे एक चीज पीछे बच गई, F नेगेटिव, और दूसरी चीज पीछे क्या बची, K पॉजिटिव। वो तो सारे केसेस में बच रही थी। कहीं पर मैंने देखा Cl नेगेटिव बच रहा था, HNO3 लेती तो Na3 नेगेटिव बचता, NaOH लेती तो Na पॉजिटिव बचता। ये आयंस तो बच ही रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? इससे तो कोई भी नहीं। नॉट ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक और खास बात जो अगली क्लास में जाके कंटिन्यू होगी, साइज सबसे छोटा किसका होगा? फ्लोरीन।
पेरेंटल साइज तो फ्लोरीन का सबसे छोटा है। इतना छोटा एनायन, इसके ऊपर चार्ज जो लोकलाइज था वो इतना पावरफुल था कि चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने आके इसको बहुत स्ट्रांगली घेर लिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शायद याद हो मुझको। एक एडिशनल अट्रैक्शन फोर्स आ गया भाई, H2O का H एंड फ्लोराइड को आके, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF2 एग्जिस्ट करने लग गया था भाई। आपने देखा होगा KHF2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन छोड़ नहीं पा रहा वाटर को। तो फ्लोराइड नेगेटिव के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल इनके चारों तरफ भी आए। ये भी पोलर, वाटर भी पोलर, अट्रैक्शन तो हुआ होगा, लेकिन ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? ठीक है, तो फ्लोरीन में जब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हुआ तो उस वजह से और एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज हुई वो कितनी रिलीज हुई वो तो खैर आप निकाल ही लोगे, लेकिन उस एनर्जी का नाम क्या दूं? अगली क्लास में प्रॉपर एंथैल्पी आएगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन अभी इस पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रेशन इतना ज्यादा हो गया फ्लोराइड का कि न्यूट्रलाइजेशन के अलावा एक और एंथैल्पी ऐड हो गई इसके अंदर, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक्चुअली HF जब वाटर से HF जब बेस से रिएक्ट कर रहा है, इट्स नॉट ओनली न्यूट्रलाइजेशन, इट इज न्यूट्रलाइजेशन प्लस हाइड्रेशन। ये दो एनर्जीज का सम था। न्यूट्रलाइजेशन तो यहां भी 57.1 ही था, लेकिन वो जो फ्लोराइड था उसने जो वाटर के साथ रिलेशन बनाया, दैट लिबरेटेड अगेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए हमें ऐसा लगा कि न्यूट्रलाइजेशन ही आ रही है, नहीं। -68 is not neutralization, it is sum of two energies. Understood? कोई डाउट? अब पूछो क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन के, बताएंगे मेरे को? मतलब आप देख के बताओ क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन 28 ऑल ऑफ यू। ये भी इस साल का या लास्ट ईयर का है, अप्रैल शिफ्ट के ये क्वेश्चन चारों। आई डोंट रिमेंबर ये साल या पिछला साल, उससे पुराने नहीं लेती मैं, लास्ट 2 सालों की लेती हूँ। इतनी शिफ्ट होती है, पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। देखो और बताओ। प्रभव देखिए, बताइए। आज की डीपी भी नहीं मिली प्रभव को? ठीक है, मिली है वैसे। इस क्वेश्चन में कहा गया 2:1 के रेशो में ये दोनों फ्यूल हमने मिक्स किए, एल्यूमिनियम और Fe2O3। 2:1 का रेशो आई होप दे रखा होगा क्वेश्चन में, एक तरह से बैलेंसिंग में हेल्प कर दी आपको। हाँ, जो रॉकेट मिक्सचर है उसमें आपको 1:2 या 2:1 जो भी पहले लिखा हूं, सॉरी, द हीट इवॉल्व्ड पर ग्राम कितनी? इस मिक्सचर का, इस फ्यूल का 1 ग्राम हम बर्न करें, कंबस्ट करें तो कितनी हीट इवॉल्व होगी? रिएक्शन नहीं दिया, रिएक्शन मेरे को खुद बनाना है। तो आप लोगों ने कहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको आता है। एक रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, यही पढ़ के आए हो। अब इसमें यही हो रहा है, एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन, सॉरी आयरन से ऑक्सीजन किसने छीन लिया? एल्यूमिनियम ने। डिस्प्लेस हो गया, तो ये मेरे पास पहले तो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्रिएट किया, ये मुझे आना चाहिए। मुझे बताइए बैलेंस्ड है? फर्स्ट चेक, ऑल ऑफ यू बैलेंस्ड। पहले तो मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालूंगी, तब जाके सोचूंगी पर ग्राम कितना। तो फर्स्ट टारगेट इज इसकी एंथैल्पी निकालो। अच्छा जी, एंथैल्पी निकालने के लिए तो तुमने इंटरनल एनर्जी चेंज दे रखा था, वो नहीं था, तो मैं पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकती। साथ ही साथ मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस किस किस की गिवन है, इसकी और इसकी। सॉलिड मेटल्स, प्योर एलिमेंटल स्टेट्स, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्या होती है? 0। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो आ जाएगा मेरा, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, किसी के आगे 2 नहीं है उसमें। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेक ऑल ऑफ यू। छोटी सी कैलकुलेशन आई, 1700 में से 840 माइनस करना। अगर मेरे पास 2 0 आ गए, मेरा बहुत फायदा हो गया। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी अगर मेरे को मिल गई, जो मुझे दिखाई दे रहा है 860 किलो जूल है, राइट, और माइनस में चल रहा है मामला, रिलीज है, फ्यूल है, ऑब्वियसली कंबशन है, जो भी कहिए फ्यूल से तो रिलीज ही होता है। व्हाट इफ, अब क्या करूं, यहां तक तो आ गई मैं, पर ग्राम निकालना है, दोनों का 1-1 ग्राम का निकालूं, कोई चांस नहीं। आपको देखना है टोटल मिला के कितने ग्राम लेके चले थे। 2 मोल एल्यूमिनियम मतलब 27 × 2 और 1 मोल Fe2O3, तो इसका मोलर मास निकालने के क्वेश्चन में सबके वो दे रखे हैं मासेस, आयरन का कितना, ऑक्सीजन का कितना, एल्यूमिनियम का कितना।
तो मैंने दोनों के मोलर मास निकालने चाहे, मुझे पता है दो तो है एल्यूमिनियम, तो 2 इंटू 27 और एक है Fe2O3। Fe का 56 होता है, O का 16 होता है, ये निकल के क्या है 160। कुल मिला के जो मिक्सचर था मेरा 214 ग्राम था। आई होप 214 ग्राम से कितनी एंथैल्पी निकल रही है? -860। 1 ग्राम से कितनी निकलेगी? दैट वाज माय क्वेश्चन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नाम बता रहा है, जैसे मैंने आपको कहा न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, फॉर्मेशन, नाम ही में सब कुछ है। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को कंप्लीटली उसके एटम्स में डिसोसिएट करना मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, कुछ भी नहीं, एक मोल हाइड्रोजन लाई, उसको 2 नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। यस, दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मीथेन का एक कार्बन अलग, मैंने H2 नहीं किया बच्चों, यहां पे 2 H2 नहीं, एटम्स में कन्वर्ट किया, दैट्स व्हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसको क्या बोलूंगी? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सिमिलरली आयरन सॉलिड को आयरन गैशियस में कन्वर्ट किया। एक्चुअली आयरन सॉलिड का मतलब क्या है? एटम्स आर ये क्लोजली पैक्ड। गैशियस का मतलब क्या है? दूर दूर, तो एटोमाइजेशन ही हुआ ये। तो दीज 3 आर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के टिपिकल एग्जाम्पल। तो ये आपको स्कूल पेपर में समटाइम डेफिनेशन भी आ जाती है, समटाइम डायरेक्ट कुछ बहुत डायरेक्ट कनेक्टेड चीज भी पूछ लेते हैं कि इन चारों में से कौन सी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन समझ आ गई। अगले, हाँ जी, हर मेटल के लिए जी बिल्कुल, तभी मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी दे दी। अब मुझे बताइए, क्या अगली स्लाइड दिखाए बिना हृदय बता सकते हो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज एक मोल किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाए, उसमें चेंज। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव? पॉजिटिव। लिक्विड से गैस बनाने में मेरे को हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। दक्ष करना कोशिश। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंप्लीटली मेल्ट कर जाए, उसको, उस प्रोसेस को जिसको आप मेल्टिंग बोलते हो, उसको अब क्या बोला जा रहा है? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन नहीं है जी। सॉलिड से गैस किस दिन से वेपोराइजेशन हो गया? कक्षा 8वीं 7वीं क्या करा के भेजा है? सॉलिड से गैस तो अलग है ना बेटा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मैं डेफिनेशन लिखना भी नहीं चाह रही इसकी, लेकिन मेरी क्लास बताए अगर गैस से सॉलिड बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थोड़ा 6 को भी सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से वेपर्स बनना सब्लिमेशन, तो नो एंटी नो इनवर्स। और मुझे अब मेरी क्लास मेरे को बताए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। बट हाँ, एक ये तो चीज बताओ, इसको मैं क्या बोलूं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की? बोथ सेम। इस रिएक्शन की, ऑल्दो ये रिएक्शन नहीं एक फिजिकल चेंज है, स्टिल इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एक रिएक्शन के 2 नाम हो सकते हैं, उसकी एंथैल्पीज के 2 नाम हो सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसमें इन्वॉल्व एंथैल्पी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। पिछली स्लाइड पे जब हम थे, हमने बात करी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा पॉजिटिव, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अगर मैं सॉलिड से गैस में जाने की बात कर रही हूं तो ऑलवेज पॉजिटिव। और इसमें भी अगर मैं मेल्टिंग की बात कर रही हूं, फ्रीजिंग इज समथिंग एल्स, फ्यूजन में दोनों आते हैं बच्चों, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। अगर मैं मेल्टिंग की बात कर रही हूं तो एंथैल्पी इज पॉजिटिव, और अगर मैं फ्रीजिंग की बात कर रही हूं एंथैल्पी हैज टू रिलीज। तो ये छोटी 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 चीजें मेरे को ध्यान दे के चलना है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? जब किसी भी सॉल्ट का, सब्सटेंस का एक मोल पूरा डिसॉल्व हो जाए, उसमें जो एंथैल्पी कंज्यूम होती है या रिलीज होती है। नो कमेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, इट कैन बी बोथ। तो अगर मैंने आपको एक केस दिया NaCl,
एनी गेस? रिएक्शन का गैस नहीं पूछ रही, इंथैल्पी इसकी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? चलो ये तो आप बता लोगे जो अभी प्रभव बता रहा था, दिस एंड दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई। NaCl को अगर आप H2O में डिसॉल्व करते हैं तो इट इज पॉजिटिव, इसकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या KCl में भी यही है, क्या कॉपर सल्फेट में भी यही है, क्या हाइड्रस सॉल्ट्स में भी यही है? यहां से मेरी अगली क्लास शुरू होगी।